नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज अड्डा 24 और मैं हूं आपके साथ रजत। आज हम जनपद फर्रुखाबाद की विधानसभा कायमगंज की बात करेंगे, विकास के मुद्दों की बात करेंगे और बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कायमगंज विधानसभा से डॉक्टर सुरभि। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। बहुत बहुत धन्यवाद रजत जी, आपका और आपके चैनल न्यूज़ अड्डा का। मैम, सबसे पहले तो आप बताइए कि आपका जो राजनीतिक करियर है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ से आप राजनीति में हैं? मैं सन 2015 में सबसे पहले जिला पंचायत सदस्य बनी थी। उसके बाद मैंने 2017 में विधानसभा चुनाव कायमगंज से ही लड़ा था, समाजवादी पार्टी के टिकट पर। उसके बाद मैं 2022 में अपना दल भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार से मैं अपना दल एस से विधायक हूँ और अभी मौजूदा विधायक हूँ। और 2015 से ही मेरा लगभग 10-11 साल पहले ही राजनीतिक सफर की शुरुआत हुई। हम कायमगंज की अगर बात की जाए तो कायमगंज में विकास की धारा कितनी बही है, कितना क्या विकास किया है आपने? देखिए, सबसे पहले तो कायमगंज बहुत सारी सीमाओं से जुड़ा हुआ भी है। बदायूं जनपद से जुड़ा है, इधर एटा जनपद से भी जुड़ा हुआ है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कायमगंज के लिए थी सड़कें, क्योंकि चाहे आप गांव की ग्रामीण सड़कों की बात करें, चाहे शहर के क्षेत्र की सड़कों की बात करें, अगर कनेक्टिविटी अच्छी होती है तो व्यवसाय के अवसर भी बढ़ जाते हैं। और उसी को ही सोचते हुए मैंने सबसे पहले जो प्रण भी लिया था और मैंने कर भी पाया उसको, वो था सड़कों का, मार्गों का चौड़ीकरण। क्योंकि कायमगंज में बहुत चीनी मिल भी है और यहाँ पे टोबैको का बहुत बड़ा रॉ मटेरियल भी यहाँ से जाता है। और गन्ना यहाँ पर है, आलू यहाँ पर है, मक्का यहाँ पर है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल लैंड भी है। तो यहाँ से जो रॉ मटेरियल जाता है जिन चीज़ों का, उसके लिए सबसे ज़रूरी था कि हम सड़कों की कनेक्टिविटी को बढ़ाएं और उस उनका चौड़ीकरण कराएं। तो जो कायमगंज से कनेक्टिंग जितनी रोड्स हैं, उन रोडों का मैंने चौड़ीकरण कराया है और मुझे लगता है लगभग सारी रोडों का इस समय चौड़ीकरण हो गया है। और जो कायमगंज में धार्मिक स्थल जो है वो काम्पिल्य जिसे कहते हैं, महाभारत कालीन, जहाँ पे द्रौपदी जी का स्वयंवर हुआ था और राजा द्रौपद जो पांचाल देश जी। के राजा थे, जिसकी राजधानी जो अभी मौजूदा नगर पंचायत कंपिल है, उसको काम्पिल्य कहते थे। उसको उसको भी हमने धर्मार्थ के जो हमारे 12 सर्किट हैं उससे जोड़ने का काम किया है। तो मैंने प्रमुख रूप से सबसे पहला कार्य जो किया है, कायमगंज की कनेक्टिविटी को बेहतर सुगम करने के लिए रोडों का चौड़ीकरण कराया। मैम, सबसे अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा ड्रीम प्रोजेक्ट आपका कौन सा रहा था 2022 से 2027 तक, जिसको आपने पूरा किया, और फिर 2027 में क्या ड्रीम प्रोजेक्ट रहेगा? देखिए, कोई एक चीज़ स्पेसिफिक ड्रीम नहीं, मैं समझती हूँ किसी भी लेकिन जब जनप्रतिनिधि आप का विधायक होता है। लेकिन विषय बहुत सारे सेक्टर्स और विभिन्न क्षेत्र होते हैं जहाँ पे कोई भी जनप्रतिनिधि अपने का विकास कार्य कराना चाहता है। उसमें मेरा भी यही था कि कायमगंज की बेहतर कनेक्टिविटी हो। दूसरा, कायमगंज में कोई इंडस्ट्रियल हब बने। और तीसरा यही था कि शिक्षा का स्तर भी ऊंचा हो। तो कनेक्टिविटी की मैंने बात आपको बता ही दी। दूसरा, शिक्षा के क्षेत्र में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद भी करूंगी, जिन्होंने हमारे जो काम्पिल, जो मैंने आपको जगह बताई है, वहाँ से भी और 25 किलोमीटर दूर नीचे जो कहते हैं तराई का क्षेत्र है, वहाँ पे मैं एक कॉम्पोजिट विद्यालय में 25 करोड़ की लागत से मैंने स्वीकृत कराया है और बहुत जल्द उसका निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। और वहाँ के बच्चों के लिए मतलब विडंबना भी है और बहुत आश्चर्यचकित की बात है कि बच्चों के लिए कोई विद्यालय ही नहीं था, जो बच्चों को 30-30 किलोमीटर आसपास जाना पड़ता था। तो वो मैंने स्वीकृत कराया है और शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी बात है और वहाँ के लोग काफ़ी खुश हैं और आगे आने वाली जो बच्चे हैं। और तीसरी चीज़ मैंने इंडस्ट्री के रूप में बताया था, तो हमारे कायमगंज में चीनी मिल है और दूसरी एक बहुत पुरानी बंद पड़ी हुई सूत मिल थी, जो मेरे ही प्रस्ताव पे उसका ट्रांसफ़र
उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कराया और मैंने सदन में भी ये बात उठाई थी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में 6 ऐसी बंद पड़ी सूत मिलें थी जिनका स्थानांतरण करा के, और जो हमारे वर्षों से जो लोग थे उस सूत मिल में काम करते थे, बंद पड़ी हुई थी 35 सालों से, उनका जितना भी भुगतान था वो भी पूर्ण कराया। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि रही कायमगंज के लिए, और आगे आने वाले समय में जो वो बंद पड़ी हुई सूत मिल है, यूपी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ने उसे टेक ओवर किया है और अब उसमें एक नई इंडस्ट्री लगने की प्रक्रिया है। उसकी जो लैंड है वो भी यूपी इन्वेस्ट के माध्यम से ऑक्शन की जा रही है और बहुत जल्द मुझे उम्मीद है कि मैं वहाँ पे एक इंडस्ट्री लेके आऊँगी जिससे वहाँ के लोगों को रोज़गार भी मिले और उस क्षेत्र का विकास भी। मैम, जिस तरीके से आप एक डॉक्टर भी, तो स्वास्थ्य की सेवाओं की अगर बात कर ली जाए, सीएससी और पीएससी का कितना सुधार हुआ है पिछले दशकों में और आपकी जो कार्यकाल रहा इसमें? देखिए, स्वास्थ्य सेवाएं पूरे उत्तर प्रदेश में ही पहले से बहुत बेहतर हुई हैं, और जहाँ तक बात आप मेरी विधानसभा की करेंगे तो कायमगंज सीएचसी है, कंपनी सीएचसी है, नवाबगंज है, शमशाबाद, सब जगह सीएचसीज हैं। तो कायमगंज सीएचसी मेन शहर में है और वहाँ पे लगभग हर महीने 200 से 250 डिलीवरीज हो जाती हैं ग्रामीण क्षेत्रों से आई हुई महिलाओं की। ये बहुत ही अच्छी चीज़ थी। उसको देखते हुए मैंने अपने ही प्रयासों से एक वहाँ की महिलाओं के लिए एक अल्ट्रासाउंड मशीन भी उपलब्ध कराई है, एक अल्ट्रासाउंड करने के लिए डॉक्टर भी उपलब्ध कराया है, और जो सीएचसी कंपल है वहाँ पे भी डॉक्टर की एक फार्मासिस्ट रहा करते थे, तो वहाँ पे भी डॉक्टर की कमी थी, वहाँ पे भी मैंने स्टाफ डॉक्टर भी उपलब्ध कराया है, और जितना भी नर्सिंग स्टाफ था जिसकी कमी थी वो भी मैंने उपलब्ध कराया है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि स्वास्थ्य सेवाओं में कि गाँव से जो भी मरीज़ आता है उसको डॉक्टर मिल जाए, उसको डॉक्टर मिल जाएगा, और जो भी बेसिक इमरजेंसी फैसिलिटी जो होनी चाहिए नियरेस्ट हमारे पीएचसी सीएचसीज पे वो उपलब्ध हो जाए, वो मैंने उपलब्ध कराने का कार्य किया है। और बाकी जो इमरजेंसी सर्विसेज जो ऐसी हैं जो बिल्कुल जटिल हैं, उसके लिए हम रेफ़र करते हैं अपने ज़िले पे राम मनोहर लोहिया अस्पताल में, जो जिला अस्पताल है वहाँ पे रेफ़र करते हैं। मुझे लगता है कि बहुत पहले जहाँ अगर आप पुरानी सरकारों में देखेंगे जहाँ पे ओटीज़ में डॉग्स घूमते थे और सफाई व्यवस्था नहीं होती थी, उससे आज के दौर को कंपेयर करें तो बहुत सुधार हुआ है। मैम, जिस तरीके से आपका जो कायमगंज क्षेत्र एक ग्रामीण क्षेत्र है और ग्रामीण क्षेत्र में जनता की कई सारी ऐसी समस्याएं होती हैं, तो जनता दरबार भी आपका लगता होगा, किस तरीके से पूरा चल रहा है पिछले 5 सालों से? देखिए, मैं बाकी लोगों का तो नहीं, पर मैं अपना बताना चाहती हूँ। 2022 से लेके अब तक जिनको तकलीफ़ होती है वो मेरे कार्यालय आवास पे आते ही हैं, लेकिन मैंने एक नियम बनाया था कि मैं हर गांव में पहुंचूंगी और हर जगह जाऊंगी। तो मैं जो सरकार हमारे उत्तर प्रदेश ग्राम विकास विभाग द्वारा एक ग्राम चौपाल का आयोजन होता है हर शुक्रवार को, वो मैं लगातार 2022 से लेके आज तक करती आई हूँ। और उस ग्राम चौपाल में आपकी सरकार आपके द्वार और आपका विधायक आपके द्वार के माध्यम से मैं ही लोगों तक पहुंची हूँ। मेरा प्रयास रहा कि मैं खुद लोगों के दरवाजे पे जाके उनके गांव में ग्राम सचिवालय में बैठ के, जो एक्चुअल में सरकार की मंशा थी कि सचिवालय गांव में बनाया जाए जहाँ पे प्रधान बैठे, सेक्रेटरी बैठे और कभी जब कोई जनप्रतिनिधि वहाँ पे आके दरबार लगाए, तो मैंने गाँव में जाके दरबार लगाया है। और साथ में बीडीओ से लेके स्वास्थ्य विभाग के लोग से लेके लेखपाल से लेके सभी लोग वहाँ पे मौजूद रहते हैं, और वहीं उसी ग्राम सचिवालय में जो सरकार की मंशा थी, जिस मंशा से वो सचिवालय बने थे, वहीं बैठ के वहीं लोगों का समाधान कराया। और साथ ही में जो पहले और तीसरे शनिवार को जो सरकार द्वारा तहसील दिवस संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन होता है, उसमें भी निरंतर मैं बैठ के वहीं लोगों के तहसील दिवस में बैठ के लोगों की समस्याओं का समाधान करती आई हूँ। और प्रयास मैंने यही किया है कि पीड़ित व्यक्ति को
के पास मैं स्वयं पहुंच जाऊं और गांव की समस्या का समाधान गांव में ही हल करके आऊं, यही प्रण लिया था मैंने 2022 में। और मुझे लगता है कि मैं बहुत हद तक आज 4.5 साल लगभग होने आ रहा है, और मैं हर गांव में और हर मजरों में जाने का मुझे अवसर मिला है। और एक बार नहीं, कम से कम 3-4 बार भी मैं अपने विधानसभा के हर गांव में पहुंच चुकी हूँ। जिस तरीके से आप एक महिला हैं, तो सरकार भी महिला सशक्तिकरण की बात करती है। आपकी विधानसभा कायमगंज में किस तरीके से महिलाएं सुरक्षित हुई हैं, किस तरीके से महिलाओं के लिए तमाम योजनाएं सरकार के द्वारा जो दी जा रही हैं वो मिल रही हैं? देखिए, सबसे पहला कार्य मैंने विधायक बनने के बाद किया था, वो यही किया था, जो ये प्रधान पति वाला कंसेप्ट है, इसको मैंने कुछ हद तक हटाने का कार्य किया। जैसे मैंने बताया, ग्राम चौपालों में जब मैं जाती थी, तो अगर प्रधान महिला है तो मैंने उस कुर्सी पे उस महिला को ही बैठने दिया गया। अगर कोई बिल्कुल बीमार है, नहीं आ सकती है, तो उनके प्रतिनिधि या पति को वहाँ पे मौजूद रहने की अनुमति मिली। लेकिन अगर महिला प्रधान है तो उस कुर्सी पे मैंने महिला को ही बैठने दिया गया, क्योंकि जिस कुर्सी पे का आरक्षण सरकार ने दिया है, तो उस कुर्सी की असली जो हकदार है उसको गांव में देखा जाता है। उसको मैंने महिला को बैठने दिया गया। और दूसरी एक कायमगंज के लिए एक और सौगात मैं लेकर आई थी, वो है महिला थाने की। वो महिला थाने की स्वीकृति मैंने कायमगंज क्षेत्र में कराई। उसके साथ फायर स्टेशन की भी स्वीकृति कराई है, जिसका शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश से करेंगे, और उसके साथ ही यहाँ पे हम भी कायमगंज में करेंगे, जो पूरी तरह से बस किसी भी दिन शिलान्यास का कार्यक्रम हम महिला थाना और फायर स्टेशन का करने जाएंगे। और जहाँ तक बात रही महिलाओं के सशक्तिकरण की, तो मुझे बड़ा गर्व होता है ये कहने में कि जो स्वयं सहायता समूह आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच से जो बने थे महिला को स्वावलंबी करने के लिए, उसको अपने पैरों पे खड़े करने के लिए, उसके श्रेणी में कायमगंज की ऐसी महिलाएं हैं। मैं 2 लोगों का जिक्र यहाँ पे करूँगी। एक स्वयं सहायता समूह की हमारी बहन है गीतांजलि, जिसके भगवान के बनाए हुए वस्त्र ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बिकते हैं। और वहीं पे एक विद्युत सखी है, जिसने मुझे आंकड़ा अभी नहीं पता, लेकिन इतना मुझे पता है, जिसने कम से कम करोड़ों में राजस्व प्राप्ति करके और सरकार को फायदा पहुंचाया है, और साथ ही खुद की भी आमदनी उसकी हुई है। और ऐसी ही हमारी जो बैंक सखी हैं, समूह के माध्यम से जो बहनें हैं जो बना रही हैं, आज उनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी मिला है, और जिले में और कायमगंज में भी। और दूसरा, यहाँ पे ODOP हमारा प्रोडक्ट ब्लॉक प्रिंटिंग रहा। ब्लॉक प्रिंटिंग के माध्यम से वो साड़ियाँ भी बना रही हैं, सोलर लैंप्स भी बना रही हैं। और जो ग्राम चौपाल की मैंने आपको बात करी, जब जिस भी गांव में मैं जाती हूँ, वहाँ की समूह की बहन कुछ कर रही होती है, तो मैं वहाँ पे उनकी स्टॉल लगवाती हूँ। और मेरे ही कहने पे हर तहसील दिवस पे या ब्लॉक पे किसी कार्यक्रम पे या जिले पे किसी कार्यक्रम कुछ होता है, तो उन समूह की बहनों के द्वारा बनाए हुए प्रोडक्ट की वहाँ पे स्टॉल लगती है, जिससे लोग आके उनकी चीज़ों को खरीदें। और इसको और ऊपर स्तर तक हम ले जाएंगे, इसका प्रयास मैं कर रही हूँ कि हम इन लोगों के को मार्केटिंग और कैसे उपलब्ध कराएं। तो मेरा प्रयास रहा है कि महिलाओं को मैं आगे बढ़ाऊं, उनकी समस्या में खड़ी भी रहूं और उनको एक अच्छा जीवन भी दे सकूं। हमारा अंतिम सवाल है कि 2027 विधानसभा का चुनाव आ रहा है, तो क्या कुछ एक प्रदेश की जनता के लिए, कायमगंज की जनता के लिए एक मैसेज रहेगा आपके माध्यम से? देखिए, 2027 का चुनाव आ रहा है, और हर मौजूदा विधायक यही चाहता है कि वो दोबारा उसको जनता का सेवा करने का अवसर मिले। और निर्णायक केवल जनता होती है, और जनता ही अपने जनप्रतिनिधि को, जनसेवक को चुनती है। और मेरा मानना ये है कि अगर आपने सच्ची निष्ठा से मन से काम किया है और लोगों के साथ आप खड़े रहे हैं, और हर सुख दुख में, भले ही सुख में आप उसके घर एक बार ना पहुंच पाए हो, लेकिन अगर दुख में आप खड़े रहे हैं, तो जनता आपको पुनः चुनती है। और मैं पूरा प्रयास मैंने किया है कि मैं जनता के साथ खड़ी रही हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद भी है कि जनता भी मुझे उतना ही प्रेम देगी जितना उन्होंने 2022 में दिया है। और यही संदेश दूंगी कि कायमगंज की तस्वीर जो एक ज़माने में
लोग कहते थे कि बहुत पिछड़ा है, उसको मैंने केवल कायमगंज के विकास के तौर पे ही नहीं, मैंने कई प्लेटफॉर्म्स पे और कई स्तर पे कायमगंज का नाम मैंने उठाया है। कायमगंज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जहाँ पहले कोई कायमगंज का विधायक कभी किसी चर्चा में हिस्सा नहीं लेता था, बोलता नहीं था, मैंने अनेकों बार बजट से लेके हर एक चीज़ों पे मैंने अपने वक्तव्य को रखा है, कायमगंज के मुद्दों को रखा है उत्तर प्रदेश की विधानसभा में। और यही नहीं, एक पूरे देश की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी जहां से उत्तर प्रदेश के 3 विधायकों ने अमेरिका जैसे देश में जाके मैंने कायमगंज का नाम रोशन किया। तो मुझे लगता है कि जनता मुझे पुनः अपना आशीर्वाद देगी और मैं उनको यही आश्वस्त करती हूँ कि कायमगंज विधानसभा को मैं बहुत ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयास करूंगी और उसके लिए जनता मेरा साथ दे, यही निवेदन भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ कायमगंज विधायिका डॉक्टर सुरभि।